Hello everyone, welcome to the biology lecture. Myself Somnath Palecha from Saraswat International School, वापी। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ क्लास 12 के, दैट इज द फर्स्ट यूनिट सेकंड टॉपिक यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जैसे कि ये टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात किसको चली जाती है? फ्लावर को चली जाती है। ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे मैंने एलएस ऑफ फ्लावर का जो ड्रॉइंग है वो रखा है। ठीक है, मुझे ख्याल से आधे से ज्यादा बच्चों को ये तो पता होगा कि फ्लावर, एलएस ऑफ फ्लावर की लेबलिंग क्या होती है, उनके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये सारी बातें पता होंगी। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, काइंड ऑफ क्विक रिवीजन यू कैन से। ओके, तो सबसे पहले फ्लावर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर के बेस पे यू कैन सी ओवर हियर देयर इज एन ओवरी, और सबको पता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। फाइन, बढ़ते हैं आगे। देयर इज ए लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी इन द सेंटर, इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग स्टाइल बोलेंगे, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब जो होती है वो रन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्क्रीन पे दैट इज अ स्टिग्मा, जो कि स्टाइल का यू कैन से एनलार्ज पार्ट होता है, एनलार्ज पोर्शन होता है, जहां पे एक्चुअली पोलन ग्रेन्स को आके जर्मिनेट होना है। ठीक है, मतलब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है यही से होगी, या फिर पोलन को जो है, पोलन ग्रेन्स जो है उनको रिसीव करने का काम ये स्टिग्मा करेंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी वगैरह होता है। हम लोग सारे पार्ट्स के नेचर के बारे में बात करेंगे ही आगे जाके इन डिटेल्स। फिलहाल के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। तो इन शॉर्ट, स्टाइल जो आप लोगों ने देखा, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्टिग्मा, इट इज अ काइंड ऑफ स्टिकी स्ट्रक्चर, एंड देयर इज एन ओवरी, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ठीक है, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, हम लोग इसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको दूसरा नाम भी है गाइनोशियम, और इसी को तीसरा नाम जो है दैट इज कॉल्ड एज अ पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल करके भी कहते हैं। फाइन, इतना समझने के बाद बढ़ते हैं आगे एंड्रोशियम की तरफ, दैट इज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एंड मेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ सी एंथर एंड द फिलामेंट। क्या होता है? एंथर, यू कैन सी अ लोब्ड स्ट्रक्चर ओवर हियर, बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं ये। ओके, एंड देयर इज अ स्टॉक विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एंथर, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ओके, और ये जो है ये अटैच रहते हैं यहां से नीचे से टू द यू कैन से बेस ऑफ द फ्लावर। ओके, ओरिजिन पॉइंट जो होता है यहीं पे होता है नीचे, उसी से जुड़े हुए रहते हैं, या तो फिर ये पेटल्स को जुड़े रहेंगे, या तो फिर ये लीफ को जुड़े रहेंगे। ये सारी बातें हम लोग आगे लेक्चर में कंडक्ट करेंगे ही। लेकिन एंथर जो है, फिलामेंट जो है, ये दोनों को एक साथ बोला जाता है स्टेमन। ओके, सो एंथर प्लस फिलामेंट विल बी टुगेदर कॉल्ड एज अ स्टेमन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड स्टेमन ओनली कॉल्ड एज अ मेल गैमेटोफाइट। और एंथर का फंक्शन क्या है? तो पोलन ग्रेन बनाना, यानी मेल गैमेटोफाइट बनाना। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अभी अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। यू कैन सी पेटल्स ऑफ द फ्लावर, राइट? हियर येलो कलर पेटल ऑफ द फ्लावर कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। देखो, दो तो दिख रही है क्योंकि एलएस ऑफ द फ्लावर है। फाइन, इससे आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो इनको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स का दूसरा नाम होता है कोरोला। ओके, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द पेटल्स? कॉल्ड एज अ कोरोला। फंक्शन क्या है? अट्रैक्शन करना। ठीक है, हम लोग जब एक फ्लावर की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो क्यों होता है पॉसिबल? क्योंकि वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, या तो वो ब्राइट कलर्स में होंगे, या तो फिर वो कलरलेस होंगे, लाइक यू कैन से व्हाइट कलर में होंगे। है कि नहीं? ये सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। प्लांट भी अपनी एनर्जी स्पेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स बनाने के लिए। लाइक बहुत ज्यादा डार्क बनाना है फ्लावर को, तो प्लांट अपनी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं। अगर प्लांट का मतलब फ्लावर का कलर अगर व्हाइट है, तो प्लांट को अपनी एनर्जी जो है वो कम यूटिलाइज करनी पड़ती है। ऐसे सारे टेक्निक्स है, ऐसे सारे टर्म्स है जो हम लोग आगे जाके बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, सो पेटल्स का काम क्या है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ताकि वो हमारे फ्लावर की तरफ आए, नेक्टर वगैरह लेके जाए, और साथ में ही पोलन का जो ट्रांसपिरेशन है वो सारी प्रोसीजर हो। मतलब इन शॉर्ट, पोलन ट्रांसफर जो प्रोसेस है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, वो सारी एक्टिविटी हो। ओके, नॉर्मली ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 10th में और लोअर क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है इसमें आप लोग डिटेल स्टडी करोगे। अब बीज जो पॉलिनेशन होता है, ये बीज के वजह से होता है, या फिर और भी कई सोर्सेस हैं जिनके थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे बीज अगर है, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, तो इंसेक्ट को फ्लावर से भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तभी तो वो लोग फ्लावर के पास आएंगे। है ना? खाली इंसेक्ट अट्रैक्ट होने का कोई सेंस नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए फ्लावर में। सो यू कैन सी ओवर हियर नेक्टिसिफेरस एरियाज हैज बीन रिटन ओवर देयर। है ना? नेक्ट्रीफेरस एरिया का मतलब क्या? वहां पे नेक्टर होंगे। तो बीज क्यों आते हैं फ्लावर के पास? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। सही बात है, तो ये सारे चीजें आपस में कनेक्ट करते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं। फाइन, अब ये तो पॉलिनेशन बात समझ में आ गई इन शॉर्ट। उसके अलावा यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ सेपल। ओके, ये सेपल जो है नॉर्मली ग्रीन इन कलर में होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ओके, नाउ सेपल्स यू कैन सी ओवर हियर,
फाइन। अभी पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ओके। उसके अलावा पिस्टिल हो गया यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। बचा क्या फिर? यस, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द स्टॉक ऑफ द प्लांट, है ना, मतलब स्टॉक ऑफ द फ्लावर यू कैन से। देखो यहाँ पे ये जो नीचे बेस देख रहे हो ना, ये होता है थैलेमस। यहाँ पे लेबलिंग नहीं है तो मैं लेबलिंग कर देता हूँ। इसको कहा जाता है थैलेमस, ओके। तो थैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको स्टॉक कहते हैं। थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल, ओके। क्या होता है दूसरा नाम? रिसेप्टेकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी ये सारी बातें। फाइन, अभी ये समझ ही लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। एज यू कैन सी, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये हमारा टॉपिक है, तो चलो डिस्क्राइब करते हैं फ्लावर से। तो फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। क्यों बोला गया है मॉडिफाइड शूट? देखो, प्लांट में कोई भी नई चीज जो डेवलप्ड होती है, जैसे कि मानो लीफ बनना है, या मानो बर्ड बनना है, या मानो फ्लावर बनाना है, कुछ भी चीज ले लो, फ्रूटिंग बनाना है, ओके। हर एक चीज जो बनानी है वो सारे नोडल रीजन से ही स्टार्ट होती है। किधर से स्टार्ट होती है? नोडल रीजन से। तो फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं? एंथर आ गया, ठीक है, मतलब ये स्टेमेन आ गया, पिस्टिल आ गया, उसके बाद पेटल्स आ गए, सेपल्स आ गए, ओके। तो ये सारी बातें हैं। तो ये एक ना एक पार्ट किसी ना किसी नोडल रीजन से ओरिजिनेट हुआ रहेगा। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गया, इवोल्यूशन गया, तो वो सारी चीजें कंप्रेस्ड हो गई, कंप्रेस्ड इन इन सच अ वे दैट ऐसे लगता है कि सारी चीजें जो है वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। मतलब जहां से सेपल्स आ रहे हैं, वहीं से पेटल्स आ रहे हैं, वहीं से स्टेमन आ रहा है, वहीं से पिस्टिल आ रहा है, ये सारी बातें हैं। तो वो काफी अट्रैक्टिव चीज बन गई जिसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। बात समझ में आई? सो फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड काइंड ऑफ शूट। समझ में आ रहा है? ठीक। तो बढ़ते हैं आगे स्टेमेन की तरफ। तो अभी स्टेमेन जो है, अभी इसको भी समझ लेते हैं काफी अच्छी तरीके से। सी, स्टेमेन हुज एग्रीगेशन इन द फ्लावर इज नोन एज एंड्रोशियम, यानी मेल गैमेटोफाइट, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। तो क्या करते हैं ये? पोलन ग्रेन बनाने का काम करते हैं। इतनी बातें क्लियर होने के बाद बढ़ते हैं आगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज अ पिस्टिल, और यू कैन से गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? पिस्टिल या तो फिर गाइनोशियम बोलेंगे, एज वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। फाइन। ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द फ्लावर, उनकी हमेशा पोजीशन क्या रहेगी? बीच में रहेंगे वो लोग, ओके। ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, जो हम लोगों ने देखा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो चलो उनको भी डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि ओवरी की बात करें, इट इज प्रेजेंट एट द बेस, ओव्यूल्स डेवलप्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर ओवरी, ओके। ओव्यूल्स के नंबर चेंज हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मेनी भी हो सकते हैं, ठीक है, वो वेरी कर जाएंगे। उसके बाद स्टाइल के बारे में बात करते हैं। स्टाइल क्या है? तो इट इज अ स्लेंडर स्टॉक, कंडक्ट पोलन ट्यूब टू द ओवरी, ओके। पोलन ट्यूब का आगे जाना, ओवरी के पास जाना, ये क्यों होता है? ताकि मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन से निकले हैं वो पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी के पास जाएंगे, ओवरी से ओव्यूल में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन वगैरह जो प्रोसीजर है वो उधर ही होगी, ठीक है। बढ़ेंगे आगे स्टिग्मा को लेके। सो व्हाट इज स्टिग्मा? इट इज अपर एनलार्ज पोर्शन ऑफ द स्टाइल वेयर द पोलन ग्रेन्स अधेर, अधेर का मतलब क्या? वहां पे आके अटैच हो जाते हैं, वहां पे जर्मिनेट होते हैं और फिर पोलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होगी, अभी अच्छी तरीके से फिक्स हो गई है। नाउ अभी हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्क्रीन पे आ रहा है आपके स्टेमन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सी, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। व्हाट इज अ स्टेमन? इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और वो एक भी हो सकता है, वो मेनी भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूमरस भी हो सकते हैं, ओके। सो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हैज 2 पार्ट्स, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, एज वी हैड ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम। अभी एक और बार डायग्राम दिखाऊंगा जिसके कारण आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। नॉर्मली इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, और फिलामेंट जो होता है इट इज अ स्लेंडर स्टॉक, ओके। तो ये रहा फिगर आपके स्क्रीन पे, इसको देखो, समझो और एनालाइज करो काफी अच्छी तरीके से, ओके। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। कैन यू सी? ये जो एरिया है ये अटैच होने के लिए होता है, और ये जो एरिया है जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, ओके। एंड दिस इज जस्ट अ स्टॉक। अगर इसका हम लोग टीएस ले, इसको अगर हम लोग काटे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा एक लोब और ये रहा दूसरा लोब, ओके। और हर एक लोब के अंदर एक्चुअली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 पोलन सैक, ओके। सो दूसरे के अंदर भी 2 रहेंगे, तो टोटल इन शॉर्ट यू कैन सी अ बाइलोब स्ट्रक्चर विद 4 पोलन सैक ओवर देयर। समझ में आ रही है बातें? और उन्हीं पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्म्ड होंगे, कैसे होंगे वो सारी बातें आगे करेंगे, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड with respect to the further explanation. See, the anther wall is generally surrounded by the 4 layer. जब एंथर के हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तभी ये सारी 4 लेयर्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी देख लो कि 4 लेयर्स के नाम क्या है। एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोशियम, ओके, एंडोथेशियम, और तीसरा होता है मिडल लेयर, एंड देन फोर्थ होता है टेपेटम, ओके।
ये रहा एंथर का बेसिक सा स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है विथ फिगर नंबर ए, है ना। तो यहाँ पे जो बाहर की लेयर है उसी को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। जो ठीक उसके बाद आती है लेयर उसको एंडोथीशियम कहा जाता है, फाइन। और ठीक उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको मिडल लेयर कहा जाता है। देखो यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, ओके। ये रहा मिडल लेयर यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई। और एक लास्ट लेयर होती है जिसको टेपेटम कहा जाता है। ये सारी लेयर्स का सीक्वेंस आपको कंपलसरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानो ये जो डायग्राम है, अगर ये आपका डायग्राम नीट में एज अ इमेज छाप दिया और लेबलिंग हटा दी गई, ABCD कर दिया, तो आपको पूछा जा सकता है कि गेस करो कि A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है, C क्या हो सकता है और D क्या हो सकता है, ओके। या तो फिर कोई भी एक लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है, फाइन। अदर देन दिस वन मोर देयर इज अ एरिया यू कैन सी जहां पे फिलामेंट एक्चुअली अटैच होते हैं, कनेक्टिव कहते हैं उस एरिया को। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। ये होता है स्टेराइल टिश्यू, इसका कोई रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी में। ये खाली एक एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब बताता है कि यहाँ पे फिलामेंट जो है वो एंथर के साथ फिक्स्ड है। नहीं समझ में आई रहेगी तो बात ये देखो, अगर ये जो फिलामेंट है ना यहाँ पे, ये बीच में से रन कर रहा है, ये बीच में से रन कर रहा है, बात समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे वो समवेयर इन द सेंटर देयर इज अ कनेक्टिव, यहाँ पे ये सेक्शन में यहाँ पे समवेयर इट विल बी विजिबल, ओके। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझ लिया है तो समझते हैं, अगर इसका मैं सेक्शन लूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ये एपिडर्मल लेयर है ना, नॉर्मली फ्लैट सेल्स होते हैं, टाइटली बाउंडेड वगैरह होती है, ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि आगे जाके पोलन ग्रेन्स में डेवलप्ड हो जाएंगे। इसके बाहर की जो लेयर है वो है टेपेटम, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो लेयर है ये टेपेटम लेयर है, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, फाइन। ये तो आपके स्क्रीन पे सेक्शन वगैरह हो गए, नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो फिगर समझ में आ रहा है, ये क्या है, टीएस ऑफ द मैच्योर डायथेकस एंथर, ओके। डायथेकस यानी कंप्लीटली बाइलोड 4 पोलन सैक प्रेजेंट ओवर देयर। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो एक कलरलेस यहाँ पे जो सिनेरियो दिखा है, दिस इज अ कनेक्टिव एरिया। क्लियर हो रही है सारी बातें, समझ में आ रही है। तो अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं ना फिर, ठीक है। See, the proximal end of the filament is attached to the thalamus और you can say to the petal of the flower। तो thalamus को अटैच रहेगा या पेटल को अटैच रहेगा, उसके हिसाब से उनकी लेबलिंग होती है, ओके। तो देखो यहाँ पे एंथर है स्क्रीन पे जो कि डिस्टिल एंड पे होता है प्रेजेंट, फिलामेंट बीच में और थैलामस यहाँ पे दिख रहा है जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो उसको प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। मार्क कर लो बच्चा लोग, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम विच पार्ट इज यू कैन से एंथर मींस दैट कंप्लीटली स्टेमन इज अटैच्ड टू द थैलामस और टू द पेटल्स। तो आंसर होना चाहिए प्रॉक्सिमल एंड, ओके। या फिर पूछा जा सकता है कि एंथर कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो तुमको सीधा सीधा आंसर आना चाहिए कि एट डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट द एंथर इज प्रेजेंट। इस तरीके से आप लोग आंसर करना आना चाहिए, ओके। छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये भी आप लोग अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके मार्क्स जो है जो कि इजीली मिलना चाहिए वो चले जाएंगे। तो ध्यान देके पढ़ाई करना हमेशा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मोनोथेकस एंथर भी होते हैं जिसको बाइस्पोरेंजिएट एंथर के नाम से भी पहचाना जाता है। मोनोथेकस का मतलब होता है एक लोब प्रेजेंट होना, ओके। यूनिलोब भी कह सकते हो, जिसके अंदर खाली 2 पोलन सैक आपको देखने मिलेंगे। कितने, 2 पोलन सैक देखने मिलेंगे, या फिर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने मिलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड होंगे, यानी पोलन ग्रेन्स डेवलप्ड होंगे, ठीक है। ऐसा जो सिनेरियो है मोनोथेकस का जो एंथर है वो आपको खास करके मालवेसी फैमिली में देखने मिलेगा, ओके। मालवेसी फैमिली जिसमें आप लोग शू फ्लावर एज ए एग्जांपल पढ़ते हो या फिर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस पढ़ते हो, ठीक है। फिर अदर एग्जांपल जो है आपके स्क्रीन पे दैट इज अ मोरिंगा एंड देयर इज अ वुल्फिया। वुल्फिया जो है ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में गिना जाता है, तो ये भी आप लोग एक ध्यान में रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ओके। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में तो आपको बहुत पढ़ने हैं, जैसे आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था क्लास 12 में, फाइन। तो जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अलावा जो आप लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जो 4 चैप्टर है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ओके। तो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आपको सता सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करो, हो सकता है आप लोग उसमें क्लियर हो जाओ, ठीक है। बढ़ते हैं मोनोथेकस के बाद डाइथेकस की तरफ, इसका ठीक उल्टा कर दो ना। देखो इट इज अ टू लोब रेस्ट
मतलब मालवेसी छोड़ोगे तो बाकी सारी फैमिलीज में आपको 2 लोब एंथर दिखेंगे, डायथेकस कंडीशन दिखेगी, जो कि एंजियोस्पर्म में कॉमनली देखा जाता है। ओके, मतलब टोटल 4 पोलन सैक विल बी सीन। ओके, सिंपल सी बात है, आप लोग समझ चुके हो। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो डॉट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये बताता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्टेराइल होता है, फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। फाइन। अभी एंथर के साथ फिलामेंट किस तरीके से अटैच रहते हैं, मेरी बात ठीक से सुनो, एंथर के साथ फिलामेंट किस तरीके से अटैच रहते हैं, on that basis we have different 4 types, means different 4 categories you can see in the on the screen you can see। अभी ये जो बात है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से बच्चा लोग आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनस मार्क है, इसको ले लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, जैसे कि मानो अगर सबसे नीचे से फिलामेंट अगर ओरिजिनेट कर रहा है एंथर के ठीक नीचे से, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड यानी बेस ऑफ द एंथर से फिलामेंट ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है डॉर्सी फिक्स। डॉर्सी फिक्स का मतलब डॉर्सल साइड, यानी पीछे के साइड से अगर एंथर आप लोगों को पीछे के साइड से थोड़ा सा बीच में से अगर इस तरीके से मेरा डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो समझ जाओगे कि डॉर्सी फिक्स का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। एडिनेट कहते हैं तीसरे कैटेगरी को। एडिनेट का मतलब क्या है, देखो जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, मतलब जो एंथर देखो, मतलब एंथर देखो फिलामेंट को किस तरीके से अटैच है। ये जो फिलामेंट है ना, कंप्लीटली ऊपर से लेके पूरा एंथर को पीछे से कवर करके फिर नीचे जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? तो ये देखो यहाँ पे, ये मैं साइड में बनाता हूँ, दिस इज हाउ द एक्चुअली फिलामेंट हैज बीन ओरिजिनेटेड, मतलब पूरा एंथर को चिपक के ये बाहर जा रहा है। समझ में आ रही है? इस तरीके से कुछ दिखेगा। सो दिस इज व्हाट द एडिनेट कंडीशन। और चौथा जो है वो है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या है, ये बड़े स्मार्ट तरीके से बनाया गया है नेचर ने। देखो, अगर कोई मानो ये जो एंथर है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। सबसे पहले इसको देखो, ये हॉरिजॉन्टली है ना। एक अगर मैं अल्फाबेटिकली बताऊं तो ये टी शेप दिख रहा है, समझ में आ रही है? टी शेप दिख रहा है। इसका ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, ताकि देखो एनिमोफाइलस फ्लावर जो होते हैं जो कि विंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए मदद करेगा। मतलब इन वाले एरियाज में बी पॉलिनेशन जो है, इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है, वो ना होके सीधा सीधा विंड पॉलिनेशन में मदद करेंगे। मतलब जब हवा चलेगी तो ये सीधा घूमने चालू करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? पोलन ग्रेन जो है इनमें से रिलीज किए जाएंगे। दिस इज व्हाट द मीनिंग, दिस इज व्हाट द एक्चुअली मॉडिफिकेशन विच इज सीन ओवर हियर। तो क्या समझ में आया? बेसिफिक्स्ड यानी नीचे के साइड में प्रेजेंट होना, डॉर्सिफिक्स्ड पीछे के साइड से ओरिजिनेट होना, एडनेट यानी पूरा एंथर को कवर करके फिर बनना फिलामेंट में, और उसके बाद वर्साटाइल में जो एंथर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाते हैं ताकि वो विंड पॉलिनेशन कर सके, पोलन ग्रेन्स को सीधा एयर में रिलीज कर सके। फाइन। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब देर किस बात की, चलो समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। ठीक है, मतलब मैंने आपके स्क्रीन पर रख दिया है टीएस ऑफ एंथर वाला स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे इस लेबलिंग को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेयर की अपनी स्पेशलिटी होती है। हर एक स्पेशलिटी मतलब आपके लिए सीधा सीधा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। डायग्राम को ठीक तरीके से देखना। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो बाहर से, ये नॉर्मली एंथर का स्ट्रक्चर है। ओके, ये कुछ इस तरीके से बाहर से दिखेगा, 4 कंपार्टमेंट टाइप। ओके, तो हाईलाइट के ऊपर ध्यान देना, बाकी कहीं और देखना नहीं। ठीक है, ये हो गया ऐसे 4 लेयर्स वाली एक्टिविटी, मतलब एंथर का आउटर कवरिंग तो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक, इसके अंदर 4 एरिया है, क्योंकि ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। 4 पोलन सैक मैंने बनाए हैं, जो कि नॉर्मल एक्सप्लेनेशन था, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फाइन। तो ये 4 पोलन सैक जो है ये भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। अभी यहां से मैं एक जगह से वो हाईलाइट हटा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बताने के लिए। नाउ, जो भी पोलन सैक वाला जो एरिया है, और फिर जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आउटर कवरिंग है, ये दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसको एंथर वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथर वॉल कहा जाता है, जो कि 4 लेयर का होता है। अगर क्वेश्चन आया हाउ मेनी लेयर्स डज द एंथर हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द वॉल इज प्रेजेंट इन द एंथर, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 4 लेयर्स। अगर पूछा जाएगा वो कौन से 4 लेयर है, तो सिंपल सी आंसर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देयर इज अ टेपेटम वाली लेयर। समझ में आई? जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले बहुत अच्छे वाले फिगर में देखा था, राइट, एक्चुअल फिगर में। तो समझते हैं सबसे पहली लेयर को, एपिडर्मिस। एज यू कैन सी, सबको पता है कि ये फ्लैट सेल्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स तो आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th में, 7th चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी का। ठीक है, इट इज अ सिंगल लेयर। फाइन, समझ में आ रही है बात? और टाइटली बाउंडेड रहेंगे, इनके जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। कमिंग टू द सेकंड लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। देखने की कोशिश करो ठीक तरीके से, जो कि राउंड स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं। ठीक, एपिडर्मिस के नीचे है एंडोथीशियम वाली लेयर। ओके, तो ये सिंगल लेयर होती है। अगेन यहाँ पे कौन सी लेयर कितने मतलब कौन सी लेयर कितने बार प्रेजेंट है, मतलब कितने लेयर्स में प्रेजेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी, तो एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर में ही है। फर्क क्या है? इट इज रेडियली अरेंज्ड। ओके, कैसे अरेंज है? तो इट इज रेडियली अरेंज। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और
समझते हैं हमारे तीसरे लेयर को, सी ओवर हियर, जिसको कहा जाता है मिडल लेयर। तीसरे लेयर को कहा जाता है मिडल लेयर, ध्यान देना ठीक से। अभी बिफोर एंटरिंग इनटू द मिडल लेयर, जो आपकी एंडोथीशियम वाली लेयर है ना, जो कि रेडियली अरेंज है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर है ना कैलोस की थिकनिंग प्रेजेंट होगी। कैलोस की थिकनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिकनिंग, ओके। मतलब उन जो सेल्स है कैलोस थिकनिंग, वो सीधा सीधा रप्चर नहीं होंगे, वो जो एंथर है वो सीधा सीधा रप्चर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कैलोस की थिकनिंग है। कैलोस वगैरह क्या है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, चलो बढ़ते हैं आगे। यू कैन सी इन द मिडल लेयर, एक्चुअली जो रेड कलर के सेल्स जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, है ना, तो ये जो टेपेटम लेयर के ठीक पहले है, वो जो रेड कलर के सेल्स है, एक्चुअली ये बहुत लूजली अरेंज रहते हैं, ओके। लूजली अरेंज पैरेन्काइमल सेल्स ही है, क्योंकि आप लोग पता है कि राउंड एंड ओवल शेप जो स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं विद लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, हम लोग उसको पैरेन्काइमल सेल्स कहते हैं, लिविंग होते हैं, है ना। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नॉर्मली ये फोटोसिंथेसिस करते ही है, ठीक है। तो सी पैरेन्काइमल सेल से हेल्प्स इन द डेइसेंट ऑफ द एंथर। तो ये जो लूजली अरेंज सेल्स है ना, ये एंथर को डेइसेंट मतलब रप्चर करने में मदद करते हैं, ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके, ठीक है। और ये जो है लेयर, ये 2 से 3 लेयर की होती है। तो आपको क्या समझ में आया, एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीशियम लेयर जो है वो एक ही लेयर की होती है, सिंगल लेयर की होती है, लेकिन जो मिडल लेयर है वो 2 से 3 लेयर, मैक्सिमम 3 लेयर की तो होती ही होती है। आगे बढ़ेंगे टेपेटम के पास, लेकिन टेपेटम बढ़ाने से पहले आप लोग ये टेपेटम की लेयर है ना, यहाँ पे देखो, पोलन सैक को देखो ठीक तरीके से, क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे कुछ पिरामिडल सेल्स दिख रहे हैं जो मैंने स्क्रीन पे बनाए हैं, देखो। वो पिरामिडल सेल्स है ना, वो मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशंस है। क्या है वो, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशंस है। और फिर बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो वो पहले टेपेटम लेयर के बारे में बात कर लेते। तो सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन गिवन टू द टेपेटम, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इट इज अ पिरामिडल सेल, ओके। थिक साइटोप्लाज्म होता है इनके पास, और मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। क्यों होता है मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली एंडोमाइटोसिस एक्टिविटी करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली सेल जो है वो न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होना, ओके। इतनी बातें समझ में आ गई, तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं टेपेटम लेयर को, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। सी इट इज अ न्यूट्रिटिव लेयर, क्या बोला है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करके देता है, ओके। क्या करवा के देता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करके देता है। इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू द यूटेरस, ओके। जब यूटेरस के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन मतलब क्या, जब वो जो जाइगोट है वो फिर डेवलप वगैरह होते जाएगा, मोरुला वगैरह बनेगा, ठीक है। फिर वो मोरुला जाके यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, ओके। तो वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, मतलब क्या, एंडोमेट्रियम की लेयर जो है यूटेरस की, दैट इज अ वेरी इनर मोस्ट लेयर, है ना, वो क्या करती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो काफी अच्छे से डेवलप्ड हो। समझ में आ रहा है, मतलब मदर और फीटस के बीच का एक कनेक्शन होता है, ओके। समझ में आ रही है ना बातें, तो उसी के जैसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो टेपेटम लेयर इन शॉर्ट क्या है, इट प्रोवाइडिंग अ नरिशमेंट टू अ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इट सिक्रीट्स एन एंजाइम जिसको कहते हैं कैलेज। इट डिसॉल्व्स द कैलोस ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके। व्हाट इज दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड, देखो माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं ना, ऐसे टेट्राड फॉर्मेशन में रहते हैं, मतलब टोटल 4 सेल्स एक साथ जुड़े रहते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 एंड 3, 3 हो गए स्क्रीन पे, 3 हो गए। तो सर चौथा किधर है, चौथा उसके पीछे है बच्चा लोग, इसको समझ लो। इसको टेट्राड कहा जाता है, मतलब 4 सेल आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन 4 सेल आपस में जुड़ते हैं क्योंकि उसके बीच में जो कैलोस टिश्यू है ना, वो प्रेजेंट होता है, और कैलोस थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है कैलेस। क्या एंजाइम है, इसका नाम क्या है, कैलेस। तो कैलेस विल हेल्प द कैलोस टू डिसॉल्व। वंस दिस कैलोस विल डिसॉल्व, you will able to see there is a formation of 4 pollen grains. There is a formation of 4 pollen grains. This is what you have to understand from here. Abhi tapetum layer still it is not over yet. So what is the next point, sir? See over here, cell of the tapetum actually produces a U-ish body. Very very important term, ध्यान रखना, ये question है आपके लिए, okay. Again this is a very important question. See, U-ish bodies are coated with the sporopollenin, ओके क्या समझ में आ रहा है, ये जो सेल्स है टेपेटम सेल्स है, ये एक येलो कलर की बॉडी बनाते हैं, जो कि जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन। इट्स द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, इट मेक्स द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन, इट मेक्स द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन, मतलब एक्साइन जो होता है पोलन ग्रेन का, उसके ऊपर सब्सटेंस डिपोजिशन होता है स्पोरोपोलिनिन का। सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट,
ओके, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, जिसको पाउडरी सब्सटेंस कहते हैं, येलो इन कलर होता है। मतलब जब आप गार्डन में घूमते रहेंगे और आपने फ्लावर देखा, आप अट्रैक्ट हो गए उसके पास, फ्लावर के एंथर्स के ऊपर अगर आप लोगों ने हाथ घुमा दिया तो यू कैन सी अ येलो कलर सब्सटेंस टच टू आवर हैंड, राइट। जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपके हाथ पे लगते हैं वो क्या है, तो वो एक्चुअली पोलन किट होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस होते हैं। ओके, जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। समझ में आई बात? इतनी सारी बातें ये टेपेटम के साथ जुड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट सी, नोट क्या बोलता है, ऑल द थ्री लेयर्स हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ द एंथर। ऑल द थ्री लेयर्स, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑल द थ्री लेयर्स, इट हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ द एंथर। और हमेशा एंथर जो है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ से ऐसे साइड वाले पॉइंट्स, यही जगह से एंथर जो है वो रप्चर होता है और पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद। अभी इतनी सारी बातें समझ ली तो टेपेटम के अंदर घुस जाते हैं। टेपेटम के अंदर की जो लेयर होती है ना, अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। और इतना ही नहीं, टेपेटम के ठीक बाद अगर आप लोग वहां पे ग्रीन कलर की लेयर देख पा रहे हो, ग्रीन कलर के सेल्स देख पा रहे हो, उनको आर्चिस्पोरियल सेल्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आर्चिपोरियल सेल्स। ओके, आर्चिस्पोरियल सेल्स। और फिर आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और वही माइक्रोस्पोरेंजियम आपको माइक्रोस्पोर्स बना के देंगे। वो कैसे होगा? वाया प्रोसेस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। फाइन, क्लियर हो गई? तो मैं फिर से बता रहा हूं, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, एंडोटीशियम जो है वो भी सिंगल लेयर है। ओके, एपिडर्मिस के बाद जो एंडोटीशियम है वो रेडियली अरेंज होती है, वही सेल्स के ऊपर कैलोस थिकनिंग आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा जो लूजली कनेक्टेड सेल है जो कि 3 लेयर की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल सेल्स। ओके, मतलब मिडिल लेयर जो कि एंथर को डेhiscence करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। फिर आता है टेपेटल लेयर जो कि पिरामिडल सेल्स का होता है, थिक साइटोप्लाज्म होता है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कैरियोकाइनेसिस होते रहता है, माइटोटिक डिवीजन होते रहता है। ठीक है, और फिर यही जो लेयर है टेपेटल लेयर, ये आपको मतलब माइक्रोस्पोर जो डेवलप होते रहते हैं उनको ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते देते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो टेपेटल लेयर है वो कैलिस एंजाइम जो है वो सीक्रेट करती है, क्योंकि जो टेट्राड होते हैं वो आपस में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर कैलोस टिश्यू होता है। तो ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है कैलिस। इसके अलावा जो टेपेटल लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस सीक्रेट करती है, जिसको यूबिस बॉडी भी कहा जाता है। ये सबसे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है, इसको कुछ भी मतलब कोई भी चीज उसको तोड़ नहीं सकती, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो। ठीक है, और ये क्या करता है, तो पोलन ग्रेन का एग्जाइन बना के देता है, पोलन ग्रेन का एग्जाइन बना के देता है। ठीक है, इसके अलावा इसी को पोलन किट भी कहा जाता है, जो कि पाउडरी सब्सटेंस होता है, येलो इन कलर में होता है। फाइन, इतनी ज्यादा चीजें समझने के बाद अभी हम लोग समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि टेपेटम के बाद ठीक होता है ना, आर्चिस्पोरियल सेल्स। और आर्चिपोरियल सेल्स के अंदर जो बीच वाले जो सेल्स दिख रहे हैं उसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स में से क्या होगा आप लोगों को अभी स्क्रीन पे समझना है। तो चलो देखते हैं ये वाला डायग्राम। ओके, सो सी ओवर हियर, ये मैंने पोलन सैक जो आपको ऑलरेडी बना के दिखाया था, और उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स है। इनमें से एक सेल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये डिप्लॉयड होते हैं, सिंस दिस ओनली द सेल्स व्हिच विल बी प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स, तो हम लोग इसको पोलन मदर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? पोलन मदर सेल्स भी कहेंगे, जिसको पीएमसी भी कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट एमएमसी कहते हैं। ठीक है, तो एक एमएमसी को या फिर एक पीएमसी को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ये डिप्लॉयड सेल है, ये अंडरगो करेगा 1 मियोटिक डिवीजन। सबको पता है एक मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या है, इट विल प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड सेल्स। सही बात है, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी प्रोड्यूस। लेकिन ये क्या है, टेट्राड फॉर्मेशन में अरेंज रहते हैं ना। किस तरीके से अरेंज रहते हैं? टेट्राड तरीके से अरेंज रहते हैं एक साथ, क्योंकि उसके अंदर कैलोस सेल मतलब कैलोस टिश्यूज है। तो उनको डिसॉल्व करने के लिए टेपेटल लेयर क्या सीक्रेट करेगी? सही बात है, कैलिस एंजाइम सीक्रेट करेगी, तब जाके ये पोलन ग्रेन्स बनेंगे ना, 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अभी ये टेट्राड बहुत सारे फॉर्मेशन में दिखते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स। तो आपके सामने टोटल 5 फिगर्स है, अभी उसको एनालाइज करो। मानो अगर टेट्राहेड्रल कंडीशन मिली, जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, बहुत कॉमनली देखी जाती है टेट्राहेड्रल कंडीशन। ओके, तो वो तो डायग्राम आपको समझ गया, 1 2 3 न्यूक्लियस तो सामने दिख रही है, मतलब 3 सेल है, एक पीछे है, ऐसे मानेंगे। ठीक है, दूसरा फिगर देखो, एकदम एग्जैक्टली एक के नीचे एक है ना, समझ में आ रही है बातें? इस तरीके से वो लोग प्रेजेंट है 2 2 के फॉर्मेशन में। तो ये आप लोग देख रहे हो, इसको कहा जाता है आइसो बायलैटरल कंडीशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आइसो बायलैटरल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम को फोकस करो, इसको याद रखो, जो कि मोनोकॉटिलिडन्स में देखे जाते हैं। ओके, इन शॉर्ट मोनोकॉट प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी माना जाता है आइसो बायलैटरल टेट्राड्स को। ठीक है, इतना समझने के बाद बढ़ते हैं लीनियर टेट्राड की तरफ। मानो अगर सारे पोलन ग्रेन जो है, मतलब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो फॉर्म्ड होता है वो ऐसे लीनियर, मतलब एक के नीचे एक सेल्स को अरेंज करेगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर टेट्राड। फाइन, और कुछ इस तरीके से दिखा, 2 फिगर ऊपर है और एक एक फिगर उसके नीचे नीचे है। ठीक है, तो 2 तो एक के नीचे एक है, मतलब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, या तो इसको बोला जाता है एफ शेप, या तो इसको बोला जाता है टी शेप।
टेट्राड, ठीक है। तो 2 माइक्रोस्पोर्स लाइस लॉन्गिट्यूडनली एंड 2 माइक्रोस्पोर्स लाई ट्रांसवर्सली, इस तरीके से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, क्या है एग्जांपल, एरिस्टोलोकिया, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली उसको टी शेप स्ट्रक्चर ही कहा जाता है, ओके। नॉर्मली उसको क्या कहते हैं, टी शेप स्ट्रक्चर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो पांचवा फिगर है इसको देखो, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा उसके ठीक पीछे है, ठीक है। ऐसे मानेंगे तो इसको बोलेंगे डीकासेट, क्या बोलेंगे, डीकासेट स्ट्रक्चर, जहां पे 2 माइक्रोस्पोर लाइज एट राइट एंगल टू द अदर्स, ओके। 2 माइक्रोस्पोर, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है ना आप लोगों को, सो इसका मतलब ये होता है, मतलब 2 माइक्रोस्पोर लाइज एट राइट एंगल टू अदर्स, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल दूं तो यही आप लोग जीनस यहाँ पे ले सकते हो, एरिस्टोलोकिया। इसका स्पीशीज अगर मैं दूं तो एलिगेंस होता है, ओके। लिख सकते हो ELEGANS, एलिगेंस स्पीशीज है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखते हैं। तो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में आप लोगों को नॉर्मली ये देखा जा सकता है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन द पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए आप लोगों ने ये डायग्राम देखा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। ये सबको पता है कि कैलिस एंजाइम जो है वो इनके बीच के कैलोस को डिसॉल्व करेगा, वो सिंगल दिखेंगे पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन एक्चुअली कैसे देखे जाते हैं, तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, ओके। ये रहा उसका डिटेल स्ट्रक्चर, ध्यान दो इसके तरफ, बड़े इजीली समझ जाओगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दैट इज अ पोलन ग्रेन। तो ये आप लोग अगर ठीक से देखोगे, ये बाहर की लेयर जो है ये एक्साइन है ना। यही लेयर जो है ये स्पोरोपोलिनिन के वजह से बनी हुई है। किसने सीक्रेट किया था, टेपेटम लेयर ने सीक्रेट करवा के दिया था, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर मानी जाती है। ठीक अंदर की तरफ जाओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। ये तो नॉर्मल सबको पता है कि सेल्स को इस तरीके से ही डिफाइन किया जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान देना, एक्साइन जो है वो इरेगुलर है, मतलब कंटिन्यूअसली वो फॉर्मेशन है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है ना, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होते हैं। तो सिमिलरली आप लोग इसको न्यूक्लियस के साथ कंपेयर कर सकते हो। देखो एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जो ओपनिंग होती है ना एक्साइन के बीच में, उसको कहा जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है, जर्म पोर, क्योंकि यहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहीं से क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर का जो भी एरिया है ना, उसको इंटाइन की लेयर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, इंटाइन की लेयर, ओके। दिस इज एन इंटाइन, यू कैन सी, ओके। अब ये इंटाइन के बाद जो बाकी का एरिया, दैट इज कंप्लीटली कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म, ओके। आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से नोटिस करो। देखो इसके अंदर एक और सेल है, मतलब ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस हुआ है। और मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, वन माइटोटिक डिवीजन हैज बीन टेकन प्लेस। वन माइटोटिक डिवीजन क्या करवा के देता है, 2 डॉटर सेल्स बनवा के देता है। लेकिन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो है वो इक्वल पोर्शन में हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है ना वो अनइक्वल पोर्शन में हुआ। मतलब थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ये छोटे वाले सेल्स ने ले लिया, मतलब ये नीचे वाले न्यूक्लियस ने ले लिया, और जो बाकी का साइटोप्लाज्म है वो तो है ही उधर ही, ओके। वो तो उधर ही है। तो फिर फर्क क्या है, फर्क ये है बच्चा लोग, मेरा कहने का मतलब समझो। ये जो स्पिंडल शेप जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ना, स्पिंडल सेल जो आप लोग देख रहे हो, ये बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ये रहा बड़े वाले साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस, ओके। मतलब बड़े वाले सेल्स का न्यूक्लियस जो कि बाहर दिख रहा है, और बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा वाला सेल घूम रहा है, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस भी है, ओके। और वो जो सेल है उसको स्पिंडल शेप कहा जाता है। तो स्पिंडल शेप वाला जो सेल है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बोला जाता है स्मॉलर जनरेटिव सेल, ओके। स्मॉलर जनरेटिव का सेल का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। इसके बारे में हम लोग और ज्यादा बात करेंगे इन आवर प्रीवियस मतलब इन आवर कमिंग लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला सेल है सर, इसका क्या काम है, तो बेटा ये इसका फंक्शन भी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझो। इट इज कॉल्ड एज ए लार्जर वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको बोलेंगे ट्यूब सेल। देखो स्मॉलर को बोला जनरेटिव सेल, यानी ये जर्मिनेट होगा आगे जाके, लेकिन ये जो छोटा वाला बड़ा वाला जो सेल है जिसके पास न्यूक्लियस भी है, उसको बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। ये क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ नरिशमेंट, ओके। इट गिव्स अ नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेल गैमेट्स, या फिर आप लोग बोल सकते हो ये जो जनरेटिव सेल है ये भी आगे जाके एक और माइटोटिक डिवीजन करेगा, लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल मेरा जो टॉपिक है वो है मेल गैमेटोफाइट बताना, यानी पोलन ग्रेन बताना, ठीक है। तो क्या समझ में आया, ये पूरे पूरे एग्जांपल में, ये पूरे जो ड्राइंग है इसमें क्या समझ में आया, इतना समझ में आया कि सर पोलन ग्रेन एक है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, 2 सेल स्टेज कंडीशन दिख रही है, एक बड़ा सेल है एक छोटा सेल है, और छोटा वाला सेल बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। इतनी बात हमको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है, वेरी गुड। तो
इसी स्टेज पे पोलन ग्रेन जो है ना वो रिलीज होते हैं नॉर्मली। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं वो 2 सेल स्टेज में ही होते हैं। बाकी के रिमेनिंग जो 40% है वहां पे 3 सेल स्टेज देखने मिलता है। मतलब क्या, ये जेनरेटिव सेल ये फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा, टोटल बना के देगा 3 सेल कंडीशन, और वो 3 सेल कंडीशन में पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म विल रिलीज 2 cell stage condition only, that is 1 tube cell and 1 generative cells. मजा आया समझने के लिए? ठीक है, now see it is a 2-celled pollen grain, it is a cell within a cell structure. तो क्या नाम से बुलाते हैं इसको? देखो इसको नाम मिल गया ना, the cell within a cell. ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो पोलन ग्रेन्स कुछ इतने टाइप्स के देख सकते हो। पोलन ग्रेन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोग चाहिए तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के पास जाने का, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के पास जाने का, उनके फ्लावर को इकट्ठा करने का, उनके फ्लावर में से एंथर को लेने का, पोलन ग्रेन्स की स्टडी करने का। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आप लोग देख सकते हो कितने वेराइटीज ऑफ पोलन ग्रेन्स है, इतने एक्सीलेंट दिखते हैं। आप लोग गूगल पे खुद पोलन ग्रेन का इमेजेस खाली टाइप करो एंड जस्ट ट्राई टू सी सो मेनी स्टडीज गोइंग ऑन दिस पोलन ग्रेन्स। ओके, बड़ा मस्त दिखता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है वो काफी रफ स्ट्रक्चर दिखता है एग्जाम के, कुछ कुछ केसेस में वो जो रफनेस है वो नहीं दिखती, काफी स्मूथ भी दिखता है। ओके, कभी कभी ये स्पेरिकल दिखते हैं, तो कभी कभी ओवल्स दिखते हैं, तो कभी कभी राउंड दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी माने जाते हैं। आई टोल्ड यू, देखो पहले क्लासिफिकेशन खाली मॉर्फोलॉजी को देख के किया जाता था, अभी पोलन ग्रेन के लेवल तक हम लोग काम कर सकते हैं। मालूम पड़ गया आप लोगों को? पोलन ग्रेन की लेवल की स्टडी भी इट इज हेल्पिंग फॉर द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। देखो ये जो टॉपिक है इसी को हम लोगों ने डील किया था। इन 60% और मोर द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन द 2 cell stage in case of the angiosperm. The study of the pollen grain, very very important term, very very important question, is called as the palynology. Okay, so see, पैलिनोलॉजी इसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन। ध्यान देना, भूलना नहीं है आप लोगों को। लेट्स मूव अहेड। एडिबल, yes it is edible seed. Tablets and the syrups are made from the pollen grains as nutrient supply for the athletes यानी जो स्टेरॉइड्स जैसे काम करता है ना एनर्जी प्रोवाइड करने का, वैसे ही पोलन ग्रेन्स के भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि एथलीट में वो सारी बातें प्रोवाइड करते हैं। वो एनर्जी है जो प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पोलन की एलर्जी देखने मिलती है। पोलन लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड एज अ हे फीवर। ओके, नाउ सी देयर इज वन मोर एग्जांपल, वेरी फेमस एग्जांपल, और इसी क्वेश्चन के मतलब इसी एग्जांपल को लेके आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि पार्थेनियम, इट इज अ वीड। ओके, व्हाट इज दिस पार्थेनियम? इट इज अ वीड कॉमनली कॉल्ड एज अ कैरेट ग्रास। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पार्थेनियम जो कि कॉमनली कॉल्ड एज अ कैरेट ग्रास, ये एक तरीके का वीड है। इट कॉमनली कॉज द हे फीवर कंडीशन। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो एलर्जी के रिस्पेक्ट में काम करता है, दैट इज IgE। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है बॉडी में, जिसके वजह से समझ में आता है ये पर्सन इज बिलोंग्स टू द पोलन एलर्जी। समझ में आ रही है बात? काइंड ऑफ एलर्जी यू कैन से। नाउ सी, तो आपने क्या पता किया यहाँ पे, जो 40% जो होते हैं, 40% या उससे लेस, वो लोग क्या करते हैं, पोलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज करते हैं एट नॉर्मली 3 सेल स्टेजेस ओनली। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना यहाँ पे, इसके तरफ ध्यान देना। 60% जो थे वो क्या कर रहे थे, पोलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज पे रिलीज कर रहे थे, और जो रिमेनिंग 40% या फिर उनसे जो कम होते हैं वो पोलन ग्रेन को 3 सेल स्टेजेस पे रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना। तो यही वो नॉर्मली जो सेल था उसी के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, तो ये लेबलिंग्स के साथ आपको ध्यान रखना है। दिस इज हाउ द फाइनल फिगर लुक लाइक, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। यहाँ पे जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉलर है और वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर है। और ठीक है, और जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर दिखाता है, और ये जो बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करता है। फाइन, इतनी बातें समझने के बाद ये कुछ एक इमेज है आपके लिए जो हम लोग ने बात किया था पोलन को लेके। तो यस, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी, एडिबल एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो वेट मैनेजमेंट करता है, स्टेमिना प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेल और फीमेल के लिए तो सही बात है, राइट, प्रोस्टेट एंड मेनोपॉज पीरियड के लिए। ओके, तो ये सारे ब्रांड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक कॉल्ड एज अ पोलन वायबिलिटी। ठीक है, सो ये रहा आपके सामने एनसीईआरटी का एक छोटा सा पैराग्राफ, जिसको लेके अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो इन सम सीरियल्स सच एज यू कैन से राइस एंड द व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज द वायबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स। ओके, तो जैसे कि राइस और व्हीट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो जैसे ही रिलीज किए जाते हैं 30 मिनट तक अगर वो स्टिग्मा के ऊपर नहीं जाते तो उनकी जो वायबिलिटी पीरियड है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, some members of the Rosaceae family, Leguminosae family you can see over here, and Solanaceae family। तो 3 फैमिली दिए हैं जिनकी जो वायबिलिटी है, पोलन वायबिलिटी जो है वो काफी महीने तक
खराब नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट यू कैन सी ओवर हियर। और जो दूसरी बात है, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ द पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन अ लिक्विड नाइट्रोजन फॉर 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जैसे कि सीड को सीड बैंक में स्टोर करके रखा जाता है, ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा जाता है, वैसे ही पोलन को पोलन बैंक्स में स्टोर करके रखा जा सकता है बाय ट्रीटमेंट गिवन विद द लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी टेक्निक को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हियर वी कंप्लीटेड द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। टिल दैट टाइम यू जस्ट रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टिल ओवर हियर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।